हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से हिस्ट्री पार्ट 4 की वीडियो में स्वागत है। इससे पहले हिस्ट्री पार्ट 3 की वीडियो में हमने आपको मेजनी के बारे में पूरा पढ़ा दिए थे। मेजनी ने ही यंग इटली की क्या की थी, स्थापना क्या था, और मेजनी ने ही कहा था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो शासन युवाओं को हाथों में क्या कर दी जाए, सौंप दी जाए। चलिए, मेजनी के बाद अगला इटली के एकीकरण जो किया था वो है भैया गेरिबाल्डी। कौन है भैया? गेरिबाल्डी। अच्छा, गेरिबाल्डी क्या किए थे भैया? गेरिबाल्डी ने भी इटली के एकीकरण में सहयोग किए थे। आप बोलिएगा ये गेरिबाल्डी कौन है? अभी जो हम जिस शख्स के पीछे खड़े थे वही कौन है? गेरिबाल्डी है। देखिए भैया, ये कौन है? ये लंबे लंबे दाढ़ी वाले कौन है? ये गेरिबाल्डी है। माथा पे टोपी लगाए हुए, काला टोपी इसकी क्या थी, पहचान था? ये तो भैया गुस्से से ही देख रहे हैं। भैया आप चाचा आपका खिलाफ नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में हम बता रहे हैं। तो भैया यही कौन थे? गेरिबाल्डी थे। देखिए करके लगता है ये आदमी खतरनाक होगा। चलिए इसकी जीवनी पढ़ते हैं, ये था कौन? तो भैया इसकी जीवनी ये रहा। गेरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। ओह माय गॉड, इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है? इसे तलवार। तलवार मतलब होता है धार धार हथियार। क्या भैया? तलवार का अर्थ होता है धार धार हथियार, यानी कि इटली के एकीकरण में धार धार हथियार के रूप में जाना गया व्यक्ति वो कौन था? वो कोई और नहीं, वो वही शख्स थे, गेरिबाल्डी। तो धार धार हथियार के रूप में जानने वाला व्यक्ति गेरिबाल्डी। तब उन्होंने एक विशेष प्रकार की सेना का क्या किया? गठन किया था। उन्होंने एक विशेष प्रकार का बोला, हम अकेले तो धार धार हथियार हैबे किए, यदि हमारे साथ और 2-4 व्यक्ति 10 व्यक्ति हो जाए तो ये धार धार हथियार और धार धार बन जाएगा और इटली के तरफ कोई आंख उठा के भी देखने लायक नहीं रहेगा। तो उन्होंने एक क्या किया? सेना बनाया। बोला इस सेना का कोई ना कोई क्या देना पड़ेगा? नाम तो देना पड़ेगा। जब तक नाम नहीं देंगे तो हम कैसे बुलाएंगे कि मेरा सेना यहाँ बीच युद्ध में, अब युद्ध हो रहा है, मान के चले क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। यदि सेना का कोई नाम नहीं देगा, कहेगा रे भलना, तो कहेगा किसको बोला, नहीं बोला, तो सुन के भी क्या कर देगा? नकार देगा। तो इसीलिए जैसे हर कोई माँ बाप अपने बच्चे का क्या देते हैं? नाम देते हैं, ताकि कहीं भी जाए तो अपने बेटे को नाम पुकार के बुला सके। नहीं तो ऐसे कहेगा सुन रे, अब कौन आएगा? कोई आता पता नहीं है। इसी तरह गेरिबाल्डी ने भी क्या किया? अपने सेनाओं का नाम रखा। अपना सेना का नाम क्या रखा भैया? अपना सेना का नाम रखा लाल कुर्ती का सेना। बीच युद्ध में भी बोलता था लाल कुर्ती सेना मेरे पास आओ। जितने भी लाल कुर्ती सेना के अंतर्गत थे, गेरिबाल्डी के आस पास चारों तरफ से तलवार नचाते थे, आओ कौन आता है, सभी को अभी पानी पिलाएंगे। तो भैया लाल कुर्ती के सेना का गठन किसने किया था? आप याद रखिएगा, वो गेरिबाल्डी ने ही किया था। अगला है इसे कौन सा इटली का धार धार हथियार माना जाता था? इसे दक्षिणी इटली के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? गेरिबाल्डी को ही जाता है। यानी कि दक्षिणी इटली, जिस तरह से हमारे भारत है, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत है कि नहीं, इटली के भी अंतर्गत है दक्षिणी इटली और उत्तरी इटली। तो दक्षिणी इटली का श्रेय किसको जाता है? आप याद रखिएगा, दक्षिणी इटली का श्रेय गेरिबाल्डी को ही जाता है। इसके बाद गेरिबाल्डी किसके विचारों का समर्थक थे? जब शुरुआत में बारी था तो ये मेजनी के ही विचारों का क्या था? समर्थक था। गेरिबाल्डी किसके विचारों का समर्थक था? मेजनी के विचारों का क्या था? समर्थक था। लेकिन समय समय की बात है, आज समय आपका है, कल समय मेरा भी आएगा।
समय गया, ये मेजनी को छोड़ के काउंट काबूर के क्या बन गए, पक्षधर बन गए। तो शुरुआत में किसके विचारों का समर्थक था गैरीवाल्डी, ये मेजनी के विचारों का क्या था, समर्थक था। लेकिन जैसे समय बीतता गया, बाद में काउंट काबूर का राजतंत्र का क्या बन गया, पक्षधर बन गया। इसके बाद ये पेशे से क्या था भैया, नाविक था। अच्छा, नाविक मतलब होता है माझी या मल्हा, यानी कि ये जो थे गैरीवाल्डी, कौन जाति के लोग थे गैरीवाल्डी, माझी जात या मल्हा। जो माझी होते हैं, ढाकी सुप्पा बुनता है तो उसको बोलते हैं माझी, और मल्लाह का मुख्य पेशा है मछली मारना। हमारे देश के संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि आप जो भी जात से हैं वही काम चुन सकते हैं। आप अपने मर्जी है, आपको जो चाहे वो काम कर सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति एक कार्य तो करना ही पड़ेगा। यदि इस पृथ्वी लोक पर आप लोग या कोई भी आए हैं, यदि व्यक्ति एक आए हैं तो काम भी कितने करने पड़ेगा, एक। यानी कि एक व्यक्ति एक कार्य, हर एक व्यक्ति को एक कार्य करना ही पड़ेगा। तो गैरीवाल्डी कौन से जात के थे, माझी या माला। इसीलिए ये पेशे से क्या था, नाविक था। लेकिन आदमी कभी भी नाम से नहीं जाना जाता है, काम से जाना जाता है। इसी तरह गैरीवाल्डी ने भी अपने नाम से नहीं जाना गया, अपने काम से जाना गया। अगला है भैया काउंट काबूर। कौन है भैया, काउंट काबूर। देखिए, तो अगला हम लोग का, ये भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। कौन भैया, काउंट काबूर। जैसे भारत देश आजाद हुए थे तो उसमें बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग क्या किए थे, अहम भूमिका निभाए थे देश की आजादी में। जब भारत के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर सभी व्यक्तियों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी देश के लिए क्या निभाए थे, पंडित नेहरू, ये सब निभाए थे नहीं देश के लिए, तो उस सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा आंदोलन हुआ था, सभी चीज पढ़ेंगे। इसी तरह जब इटली का बारी आया है तो पहले कौन चीज देखे, मेजनी देख लिए। इसके बाद 2 नंबर में गैरीवाल्डी देख लिए। 3 नंबर में है कौन चीज, काउंट काबूर। देखो, काउंट काबूर को इटली का क्या कहा जाता था, बिस्मार्क। कौन चीज भैया, काउंट काबूर को इटली का क्या कहा जाता था, बिस्मार्क। बिस्मार्क मतलब होता है कि जो शक्तिशाली पावरफुल इंसान है, जो किसी से डरते नहीं, वही होता है बिस्मार्क। यानी कि काउंट काबूर को क्या कहा गया है, काउंट काबूर को इटली का क्या कहा गया था, बिस्मार्क कहा जाता है। किसको, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हम लोग, महात्मा गांधी। इसी तरह आप यदि इटली चले जाइएगा तो इटली में बोलिएगा बताओ बिस्मार्क कौन है, वहां के देश के लोग आपको बहुत बढ़िया तरीका से क्या कर देगा, बता देगा। वह एक भैया अगला है, वह एक राजनीतिक। अच्छा, राजनीतिक मतलब कौन चीज, उसे पॉलिटिक्स भी बहुत पसंद था। किसको भैया, काउंट काबूर को। तो उसे क्या पसंद था, राजनीतिक। इसके बाद व्यापारी भी करते थे। उसका एक पैसा नहीं था कि सिर्फ हम पॉलिटिक्स में ही जाए, दूसरा काम नहीं करे। उसे व्यापारी भी बहुत पसंद था। साथ ही ये ऐसन वैसन नेता नहीं थे, मूर्ख नेता नहीं थे, ये पॉलिटिक्स में ही उतरे थे, एक अर्थशास्त्री थे। इसे इकोनॉमी के बारे में पूरी जानकारी थी। किसको भैया, काउंट काबूर को। देखिए आगे कौन सा मंत्री पद मिला, इटली के। अगला कहा था, इटली के विभिन्न क्षेत्रों को एक करने का आंदोलन की अगुवाई मुख्यमंत्री काबूर ने ही किया। जब देश आजाद हुआ था हम लोग का देश, तो हम लोग का भी देश एक गुटों में नहीं था। हम लोगों का भी देश कई गुटों में क्या किया हुआ था, कई खंडों में टूटा हुआ था। उसे एक करने का काम कौन किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल किया था कि नहीं। उसी तरह जब इटली का एकीकरण हुआ, इटली एक जगह नहीं थे, इटली कई खंडों में टूटे हुए थे। लेकिन भैया इस इटली को
एक करने का काम आदि पूछेंगे आपसे, बताओ किसने किया? वो किया था काउंट काबूर। जो क्या थे भैया? वो मुख्यमंत्री थे, छोटे मोटे पॉलिटिक्स वाला आदमी नहीं थे। काउंट काबूर यानी कि क्या था? मुख्यमंत्री था। आगे कहता है फ्रांस से कूटनीतिक गठबंधन किया। भैया बहुत चालाक इंसान थे। कौन? काउंट काबूर। नाम सुन के उस पर मत जाइएगा, थोड़ा नाम अल्टर है, मतलब अल्टर काम नहीं किया, बहुत खतरनाक काम किया। क्या किया? सबसे पहला उन्होंने कूटनीतिक का क्या चाल चला। कूटनीतिक मतलब समझते हैं चुगलापनी, यानी कि काउंट काबूर चुगलापनी का क्या चाल चला। कूटनीतिक गठबंधन किया और 1859 में ऑस्ट्रेलिया को हराने में क्या रहे? कामयाब रहे। ये कूटनीतिक में अनसक्सेस नहीं हुए, सक्सेस हुए, यानी कि क्या हुए? सफल हुए। उन्होंने जब कूटनीतिक चाल चला तो भैया क्या किया मालूम है? 1859 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1859 ईस्वी में क्या किया? कूटनीतिक चाल की सहायता से, चुगलापनी की सहायता से ऑस्ट्रेलिया को क्या कर दिया? हरा दिया। वाह भाई वाह! सब तो इसका नाम जपने लगा। काउंट काबूर। आपका बहुत आदमी का चुगलापनी सक्सेस नहीं होता है, कूटनीतिक सक्सेस नहीं होता, सफल नहीं होता, लेकिन आपका तो क्या हो गया? सफल हो गया। यानी कि 1859 ईस्वी में बिछारा उसकी चुगली चाल में पड़ के ऑस्ट्रेलिया बिछारा क्या हो गए? हार गए। क्या हो गए? हार गए। इसके बाद, हारने के बाद तो बिछारा का मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। यही है चश्मा वाला। कौन भैया? इसके देखिए क्या है? चश्मा लगे हुए हैं, यही है काउंट काबूर। शक्ले से लगता है ये चुगला होगा, कूटनीतिक चाल अवश्य खेला होगा। उन्होंने हिस्ट्री में एक नए शब्द दिया जिसको आज हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। उन्होंने बोला कूटनीतिक करना भी घाटा नहीं है, लेकिन कूटनीतिक आप वहां करें जहां आप जीत सके, कूटनीतिक आप वहां नहीं करें जहां आपकी विजय नहीं पराजय हो। ये कौन बोला? काउंट काबूर। ये भैया कौन है? चश्मा वाला काउंट काबूर। कितने अच्छे व्यक्ति हैं। क्या भैया? काउंट काबूर। अगला है जर्मनी का एकीकरण। आप देखिए जर्मनी भी क्या थे? एक नहीं थे। अब जर्मनी बोला जब इटली एकीकरण हुआ तो अब हम भी रहने वाले नहीं है ऐसे, आप हम भी क्या होंगे? एक होंगे। सब कोई आप लोग एक होते जा रहे हैं, हमको अकेले क्या कर दिए हैं? छोड़ दिए हैं। अब जर्मनी भी आगे आने लगा, उकुस पुकुस करने लगा। जैसे एक बेड पर 4 सो जाते हैं, 3 बढ़िया से सोया, यदि एक को बढ़िया से सोने न मिला तो वो तीनों को छटपटाएगा, उधर चलो, करता है कि नहीं? इसी तरह सब एकीकरण एक हो गया, लेकिन जर्मनी बिछारा एक नहीं हुआ था। अब इसीलिए अगला क्वेश्चन उठता हम लोग का, जर्मनी का कौन चीज? एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण कहता है फ्रांस जर्मनी के राइनलैंड पर अधिकार किए हुए थे। क्या किए हुए थे भैया? फ्रांस वालों ने जर्मनी पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। अब जर्मनी वाला बोला फ्रांस वालों तुम्हारा बहुत अत्याचार हम सह लिए, अब तुम्हारा अत्याचार सहने का लायक नहीं है। तुम हमको बहुत दुख दे दिया, तुम्हारा हम बहुत दुख खेप लिए और हम दुख खेपने वाले नहीं है। कौन बोला ये बात? जर्मनी। कौन बोला भैया? जर्मनी बोला कोई भी चीज की सीमा होता है, तुम तो अत्याचार का सीमा पार कर दिया। जब भी कोई चीज सीमा से पार होता है तब आंदोलन होता है। कहां पर? इतिहास में बोला गया है जब अब अत्याचार हद पर न रह करके सीमा पार करते हैं, वहां किसी न किसी का इतिहास अवश्य बनता है, और इतिहास बनता है तो कई को लेके डूबता है, कई को लेके उठता है। यही है इतिहास। अगला कहता है फ्रांस जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। ये देखो खचरा अब क्या किया? बोला जर्मनी तुम यदि एक हो गया, तुम्हारा एकीकरण हो गया,
हम किसको सताएंगे रे, मेरा तो खानदानी आदत है क्या करना, दूसरे को सताना। ये कौन बोला? हम नहीं बोलते हैं, ये फ्रांस बोला। तो फ्रांस वाला नहीं सोचता था कि जर्मनी क्या हो, एक हो, क्योंकि यदि जर्मनी एक हो जाते फ्रांस वाला सताता किसको? तो फ्रांस वाला सोचवे कर, यानी कि फ्रांस वाला सोचता था कि कभी भी जर्मनी एक नहीं हो। तो भैया जर्मनी का एकीकरण कौन नहीं होने देना चाहता था? आप याद रखिएगा फ्रांस वालों, फ्रांस ने जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। इसके बाद आया कितना ईस्वी? 1848 ईस्वी का क्या आया? समय आया। नहीं कहता है आज तुम्हारा समय है कल मेरा भी समय आएगा, बस समय का क्या है, इंतजार है। इसी तरह 1848 ईस्वी में जर्मनी, ईस्वी भैया है ये, 1848 ईस्वी में जर्मनी में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का क्या हुआ? गठन हुआ। आप बोला जर्मनी वाला सभी देश में संविधान बनने जा रहा है, आप लोग क्या करते हैं? खाली खाते हैं, पेट बढ़ाते हैं नेतवा सब। बोला हमारे देश में भी क्या आना चाहिए? संविधान आना चाहिए। जब भी संविधान आ जाएगा तो किसी दूसरे देश का मिजाल नहीं है कि जल्दी हमारे देश की तरफ कोई भी देखे। और यहाँ के रहने वाले, जिस देश में संविधान लग जाएगा वहां के रहने वाले लोगों के लिए भी शांति, उन्नत का क्या लेगा? सांस लेगा, एकदम अच्छे से क्या जिएगा? जिंदगी जिएगा, कानून रहेगी, सजा रहेगा, सब चीज रहेगा। इसीलिए 1848 ईस्वी में जर्मनी में किसके निर्माण के लिए? संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का क्या हुआ? गठन हुआ। गठन मतलब मीटिंग हुआ 1848 ईस्वी में कि जर्मनी के अंतर्गत भी संविधान का निर्माण होना चाहिए, संविधान बनना चाहिए, नहीं तो हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। अगला कहता है जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। भैया जर्मनी के एकीकरण में यदि कोई वो व्यक्ति, एक शख्स है जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसके एकीकरण में? जर्मनी के एकीकरण में, वो था बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए थे, उसी के बदौलत जर्मनी का एकीकरण क्या हो पाया था? संभव हो पाया था। आप बोलिएगा ये बिस्मार्क कहां से टपका? चलिए जैसे बिस्मार्क टपका उसी तरह हम लोग भी टपका के क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। ये रहा आपके सामने कौन? बिस्मार्क। लेकिन इस बिस्मार्क, ये रहा इसका फोटो, देखिए ये बिस्मार्क भी बुढ़ारी में भी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। हम लोग तो यंग है, क्या यंग में नहीं पढ़ना चाहिए? जब देखिए बिस्मार्क जी बुढ़ारी में भी टाई बेल्ट मोच कारियल करके क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे। लेकिन बेचारा का वह संजोग है, भाग खराब था, बाल इसका नहीं है। बाल क्या हो गए? उड़ गए। कौन है भैया? ये बिस्मार्क है, जिसका माथा का बाल नहीं रहेगा समझ जाना वो बुद्धिजीवी इंसान है, बहुत मेहनतिया इंसान है, वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। अधिकतर ऑफिसर्स देखिएगा, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स है उसका अधिकतर बाल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके वहां तक पहुंचा है। भैया आपको हम तो कल भी बताए थे, जितना खाना खाने में आसान है उतना खाना बनाने में आसान नहीं है। तो चलिए पढ़ते हम लोग बिस्मार्क के बारे में, जो जर्मनी का क्या कराया था? एकीकरण करवाया था। बिस्मार्क जर्मन सम्राट का प्रथम चांसलर तथा तत्कालीन यूरोप का प्रभावी राजनेता थे। आपसे बोलेंगे कि बताओ कौन थे बिस्मार्क? बिस्मार्क जर्मन सम्राट का, कौन सा सम्राट का भैया? जर्मन सम्राट का प्रथम चांसलर। क्या भैया? चांसलर। आप बोलिएगा एक चांस सिगरेटो मिलता है, क्या वही सिगरेट पीने वाला था बिस्मार्क? भैया वो चांसलर नहीं, ये चांसलर मतलब होता है
कुलाधिपति, यानी कि जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति आपको यदि प्रेम है, यदि देश प्रेमी है, आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। ये क्या थे? चांसलर थे तथा तत्कालीन यूरोप का प्रभावी राजनेता था, सक्सेसफुल नेता था। हमारे गांव के तरह नेता नहीं, कुछ हो कोई काम नहीं हो, लेकिन उसके आगे वाला पॉकेट में पेपर से क्या रहता है? फुल रहता है। वो राजनेता नहीं थे। कौन भैया? बिस्मार्क। अगला देखिए क्या है, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, जो पर्सा के शासन और विलियम का क्या था? प्रधानमंत्री था। हम पहले बोल दिए, जिसका माथा में बाल नहीं होगा, जो गंजे इंसान होंगे, समझ जाना वो छोटा मोटा इंसान नहीं है, बहुत बड़े इंसान है। देखो निकला खोदे मिट्टी निकला चूहिया, यही बात हुआ। विलियम का क्या था? प्रधानमंत्री। बाप रे, प्राइम मिनिस्टर निकल गया भैया। ये क्या निकल गए? बिस्मार्क प्रधानमंत्री निकल गए। तो उन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए नाते हुए जर्मनी का एकीकरण क्या किया? संभव किया। इसके बाद 1862 ईस्वी का फिर क्या आया? समय आया, जो पर्सा का क्या बन गया? चांसलर बना और अपनी कूटनीतिक सूझबूझ, बाप रे, ये भी क्या है भैया? ये भी चुगलापनी किए। कौन? बिस्मार्क। उन्होंने भी चुगलापनी नहीं छोड़ा। तो हम लोग तो एक आम इंसान है, तब हम लोग को भी समय समय पर चुगलापनी कूटनीतिक चाल चलना चाहिए। लेकिन कहां चलेंगे? वही चलेंगे जहां पर विजय हो, क्योंकि ये सब भी कूटनीतिक चाल अपनाया, लेकिन ये पराजय नहीं हुए। तो हम लोग को चुगली कहां करेंगे आप? अब हम लोग चुगली वहां करेंगे जहां विजय हो। तो चुगली करने से घाटा नहीं है। तो कूटनीतिक सूझबूझ से रक्त एवं लोह की नीति के द्वारा जर्मनी का एकीकरण क्या किया? पूर्ण किया। उन्होंने क्या किया? पहले कूटनीतिक चुगलापनी का क्या चला? चाल चला। चाल चलने के बाद उन्होंने धरात एक नीति ला दिया। बोला ये कौन नीति हो भैया? बोला रक्त एवं लोह की नीति। रक्त एवं लोह की नीति जैसे अपनाया जर्मनी के अंतर्गत, जर्मनी बोला हमारा एकीकरण संभव हो गया, अब आगाज कर दो। जर्मनी क्या हो गया है? एक हो गया है। यदि जर्मनी के तरफ कोई आंख उठा के भी देखेगा, उसका आंख हम निकाल लेंगे। कौन बोला? जर्मनी का राजनेता। अगला है भैया, बिस्मार्क ने ही घोषणा किया जर्मनी एक संतुष्ट राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? और बिस्मार्क ने ही घोषणा कर दिया, अब हमारे जर्मनी संतुष्ट राष्ट्र हो गए। हमारे जर्मनी में कोई भी जनता असंतुष्ट नहीं है। जो असंतुष्ट भी थे उसे झांप तोप करके जो लेना था दिला करके बोला अब तुम संतुष्ट हुआ। बोला हम भी अब क्या हो गए? संतुष्ट हो गए। बोला अब बिस्मार्क बोला क्या हम घोषणा कर सकते हैं जर्मनी के अंतर्गत कि जर्मनी क्या हो गया? एक संतुष्ट राष्ट्र बन गया। जनता लोग बोला वाह बिस्मार्क कर दीजिए, आपका मन, यदि जर्मनी को उठाना है तो उठा दीजिए, डुबाना है तो डुबा दीजिए। लेकिन बिस्मार्क ने तो जर्मनी को उठाने के लिए किया था। तो जर्मनी में घोषणा कर दिया बिस्मार्क ने कि अब ये जर्मनी क्या है? संतुष्ट राष्ट्र बन गया। इस जर्मनी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आप आंख उठा के देख नहीं सकते हैं। इस तरह से जर्मनी का एकीकरण भी क्या हो गया? संभव हो गया। तो आज की क्लास, ये हिस्ट्री की क्लास, आप लोग का पहला चैप्टर क्या हुआ भैया? समाप्त हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद, लास्ट क्वेश्चन यही था। जर्मनी का एकीकरण जिसमें बिस्मार्क भी आया, बिस्मार्क को भी पढ़ लिए, तो ये चैप्टर हम लोग का क्या हो गया? समाप्त हो गया। यदि ये क्लास, तो हिस्ट्री चैप्टर 1 की क्लास आपको बहुत बढ़िया लगा होगा तो हमारे इस क्लास को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा आप कि आपको चैप्टर 1 हिस्ट्री की क्लास कैसा लगा। यदि अच्छा लगा, इस चैप्टर का 1 शॉर्ट आंसर टाइप्स बहुत जल्द आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।